ओके। सो इस एनसीईआरटी के सीरीज में जो टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आपको पता होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहीं ना कहीं जेनेटिक्स का पार्ट है और ये चैप्टर भी बेहद खूबसूरत है और बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। हम चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन की बात कर ले, यहाँ पर भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर नीट की बात करेंगे तो यहाँ तो बहुत खूबसूरत चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है नीट के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। याद करो, इसके पिछले वाले चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वहां पर हमने बात किया था कि आखिर जेनेटिक्स है क्या, हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। और वहीं से जब वर्ड हमने जाना था हेरिडिटी और वेरिएशन, तो मैंने आपको बोला था कि पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के अंदर जो कुछ भी आ रहा है, यानी पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग, उनके अपने ऑफस्प्रिंग के बीच में कैरेक्टर का जो रिजेम्बलेंस है, उस फेनोमेनन के लिए हमने नाम क्या दिया था, हेरिडिटी। और कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो पेरेंट्स में तो नहीं होंगे लेकिन बच्चों में है, उसके लिए वर्ड क्या दिया था मैंने, वेरिएशन। यानी ये जो हेरिडिटी है, ये जो वेरिएशन है, कुल मिलाकर के जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में इनहेरिट हो रहा है, इनहेरिट करवाने वाला प्रोसेस कौन है, तो उस प्रोसेस का नाम हम लोग क्या देते हैं, इनहेरिटेंस। इस प्रोसेस का नाम क्या है, इनहेरिटेंस। यानी इनहेरिटेंस उस प्रोसेस की बातें कर रहे हैं जिसके थ्रू पेरेंटल कैरेक्टर अदर और नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, पहुंच पाता है। क्लियर है। अब सेकंड वर्ड इसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूलर। याद होगा मैंने ये भी आपको पहले समझाया था कि आखिर इनहेरिटेंस के लिए आखिर कोई ना कोई एक ऐसा बायो मॉलिक्यूल से रिस्पॉन्सिबल है, कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है जिसके कारण पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में जा पा रहा है। तो मैंने बोला था उस मॉलिक्यूल का नाम कुछ और नहीं बल्कि वो क्या था, तो डीएनए था। यानी डीएनए ही वह बायो मॉलिक्यूल है, डीएनए ही वह मॉलिक्यूल है जिसके कारण पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग के अंदर, उनके अपने प्रोजेनी के अंदर, अपने औलाद के अंदर पहुंच पाता है, जा पाता है, इनहेरिट कर पाता है। यानी इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल के बारे में बातें करने जा रहे हैं जो हम फिलहाल क्या बोल रहे हैं, डीएनए। और डीएनए ही वह स्ट्रक्चर है जिसके कारण एक्चुअल में इनहेरिटेंस यानी पेरेंटल कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में पहुंच पाता है। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, द डीएनए, यानी डीएनए के बारे में बातें करने जा रहे हैं। द डीएनए कहने का मतलब क्या, जो यूनिक डीएनए है। आपको पता है कि दुनिया के अंदर जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूनिक हैं। मैं अपने आप में यूनिक हूं, आप लोग अपने आप में यूनिक होंगे। क्या मेरे जैसा कोई दूसरा एज इट इज 100% सिमिलर है क्या, नहीं। आपके जैसा कोई 100% सिमिलर है क्या, नहीं। क्यों, हमारे और आपके जैसा 100% सिमिलर क्यों नहीं है, तो इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है, और वो रीजन क्या, कि हमारा अपना डीएनए, आपका अपना डीएनए, किसी और का उनका अपना डीएनए। यानी ये जो डीएनए है, हर एक इंडिविजुअल का डीएनए कैसा होता है, यूनिक होता है। सेकेंड टॉपिक, द सर्च फॉर द जेनेटिक मटेरियल। यानी जेनेटिक मटेरियल हम किसे बोले और क्यों बोले। जेनेटिक मटेरियल अगर कोई भी सब्सटेंस होगा तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने ही चाहिए जो उस सब्सटेंस के पास होना चाहिए। और जेनेटिक मटेरियल आखिर होता क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल वह सब्सटेंस है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करवाता है या फिर इनहेरिट करवाता है। ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल हमारे पास दो सब्सटेंस हो सकते हैं, या तो डीएनए हो सकता है और या फिर आरएनए हो सकता है। किस ऑर्गेनिज्म के अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, किस ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारा इस टॉपिक के अंदर जो मेन मुद्दा है, मुद्दा क्या, कि आखिर रियल में जेनेटिक मटेरियल हम किसे बोलेंगे। डीएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल है या फिर आरएनए अच्छा जेनेटिक मटेरियल है, दोनों में से बेस्ट कौन है, हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में तो आपको पता चलेगा कि डीएनए से भी पहले आरएनए का डिस्कवरी हो चुका था, और कई
माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, कई छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह रोल प्ले कर रहा था। और जिस टाइम एरा में, जिस टाइम पीरियड में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा था, उस टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? आरएनए वर्ल्ड। इसके बारे में भी जानेंगे। फिर अब हमें पता है कि जब भी कोई सेल अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहता है, यानी सेल डिवीजन करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 एंड सो ऑन, अगर यह इंक्रीज करना चाहता है तो सेल डिवीजन करने से पहले उसके अंदर, उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी जो डीएनए है, डीएनए के अपने नंबर को इंक्रीज करना पड़ता है। यानी अगर 1 है तो 2 करना पड़ता है, 2 है तो 4 करना पड़ता है, 4 है तो 8 करना पड़ता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस जहां पर डीएनए के नंबर को हम डबल करने जा रहे हैं या फिर डुप्लीकेट करने जा रहे हैं, है ना? 1 था, 1 से हमने 2 बना लिया, 2 से हमने 4 बना लिया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कहने का मतलब क्या? डीएनए से डीएनए बनाने का जो प्रोसेस है, एक डीएनए से एक नया डीएनए बनाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। अब डीएनए से आगे चलकर क्या बनाएंगे? डीएनए से हम आरएनए बनाते हैं। इस प्रोसेस का नाम क्या? ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए बन चुका होता है तो वहीं से एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जहां पर हमारे बॉडी के 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक एक कोडोन का तैयारियां होती है। वो कैसे जेनेटिक कोड बनता है, जेनेटिक कोड के क्या क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बातें करेंगे। उसके बाद जब हमारे पास डीएनए आ चुका है, जब हमारे पास आरएनए बन चुका है, जब हमारे पास और भी अदर स्ट्रक्चर बन चुके होंगे, तब हम क्या सिंथेसिस करवाएंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करवाएंगे। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस करवाने का जो मशीनरी है, ये पूरा का पूरा जो मैकेनिज्म है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। यानी ट्रांसलेशन एक ऐसा छोटा सा मैकेनिज्म जहां पर हम आरएनए से प्रोटीन बनाने की बातें करेंगे। और ध्यान रहे, हमारे बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने सारे फंक्शंस या जितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस होता है, तो एक्सप्रेस करवाने के पीछे जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है वो डीएनए नहीं है। डीएनए तो मैसेज दिया, आरएनए नहीं है। आरएनए भी एक तरीके से मैसेज दिया। एक्चुअल में वो सब्सटेंस कौन है? तो सब्सटेंस प्रोटीन है। यानी ट्रांसलेशन वह मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम क्या बनाने जा रहे हैं? प्रोटीन बनाने जा रहे हैं। क्लियर है? अब ये जो प्रोटीन बनने वाला है, इसके जो रेगुलेशन है, उसके रेगुलेशन के लिए एक हेडिंग हमें पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। कब किस प्रोटीन को कितना सिंथेसाइज करवाना है, कब हमें सिंथेसिस बंद करके रखना है, कब इंजन ऑन करना है, कब इंजन ऑफ करना है, ये बातें हम करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। जैसे हमारे बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे जिसका रिक्वायरमेंट कंटिन्यूअसली होगा, 24/7 होगा, तो क्या होगा? कंटिन्यूअसली ऑन होगा। लेकिन कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जिनका रिक्वायरमेंट थोड़ा ही होगा। तो जब वो थोड़ा सा प्रोटीन हमारे बॉडी में बन गया होगा तो फिर हम मैकेनिज्म को क्या करेंगे भाई? रोकेंगे कि भैया तुम्हारा काम हो चुका है, अब अपना काम बंद कर दीजिए। क्लियर है? लेकिन अगर फिर से उसका रिक्वायरमेंट है तो फिर से उसे सिग्नल देंगे, भाई तुम्हारा जरूरत फिर से पड़ रहा है, फिर से अपने मशीनरी को, फिर से अपने इंजन को दोबारा स्टार्ट करो। क्लियर है? फिर एक बहुत खूबसूरत टॉपिक फिर से हम पढ़ेंगे जहां पर ये जानने का कोशिश करेंगे कि कैसे साइंटिस्टों ने मिलकर के हमारे अपने ह्यूमन का जो जीनोम है, पूरे के पूरे जीनोम का एक एक सीक्वेंस पता कर लिया गया कि जीनोम का अरेंजमेंट कैसा है, कैसे उसके न्यूक्लियोटाइड अरेंजमेंट है। इस प्रोजेक्ट को लेकर के एक नाम दिया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बातें करेंगे तो इसके 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसका हिस्ट्री हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, वो बात तो हम करेंगे ही, लेकिन इसके साइलेंट फीचर और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या क्या था, क्या क्या साइंटिस्टों ने टारगेट बनाया था कि हम इतना कुछ पता करेंगे, फिर मिला क्या क्या, हम दोनों के ऊपर बात करेंगे। और आखिरी जो टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस टॉपिक के ऊपर भी हम बात करेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में आपको पता होगा, जैसे हमें बताया जाता है कि ये जो हमारा फिंगरप्रिंट होता है, ये जो फिंगरप्रिंट होता है
ये हर इंसान का यूनिक होता है, लेकिन दिक्कत क्या है कि इसे हम सर्जरी के थ्रू चेंज कर सकते हैं। इसलिए थंबप्रिंट या फिंगरप्रिंट यूनिक तो है, लेकिन सर्जरी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन हमारे बॉडी के जो डीएनए है, डीएनए को चेंज करना इतना आसान नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका किसी भी ऑर्गेनिज्म के यूनिकनेस के बारे में अगर जानना है तो उसके डीएनए के बारे में जान लें। और किसी भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के बारे में जानने की जब बातें करते हैं ना, या फिर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के जब डीएनए मैचिंग करते हैं, उसी प्रोसेस का, उसी मैशनरी का, उसी मैकेनिज्म का नाम होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। यानी ये सारे 10 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हमारा सीरीज ही है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, तो हम लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे, चाहे वो लाइन काम का हो या फिर काम का नहीं हो। दे रखा है, इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्न दैट द इनहेरिटेंस पैटर्न एंड द जेनेटिक बेसिस ऑफ सच पैटर्न। यानी इनहेरिटेंस होता कैसा है, इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या होता है कि कुछ तो पैरेंटल कैरेक्टर आते हैं और कुछ नए कैरेक्टर भी आते हैं। यानी हेरिडिटी और वेरिएशंस की बातें हमने ऑलरेडी लास्ट टर्न पे पढ़ चुका है, लास्ट चैप्टर के अंदर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एट द टाइम ऑफ मेंडल, जब मेंडल साहब की बातें कर रहे हैं, याद होगा मेंडल साहब ने जो जीन वर्ड था, तो जीन वर्ड इस्तेमाल नहीं किए थे। मेंडल साहब क्या इस्तेमाल किए थे, तो कोई वर्ड इसने क्या बोला कि कोई फैक्टर है, कोई एक ऐसा फैक्टर है जो इनहेरिटेंस के पैटर्न को रेगुलेट कर रहा है। उनको नहीं पता कि जिसे वो फैक्टर बोल रहे हैं वो आगे चल करके वही क्या कहलाएगा, वही जीन कहलाएगा। लैंग्वेज दे रखा है। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स, नेचर ऑफ दोज फैक्टर्स, फैक्टर कहने का लिटरल मतलब क्या, हम जीन्स की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेंडल साहब नहीं समझा पाए थे, नहीं बता पाए थे कि वो फैक्टर ही जीन है। द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वाज नॉट क्लियर, वाज नॉट क्लियर। यानी मेंडल साहब ने जिसे फैक्टर बोले थे, फैक्टर का जो इनहेरिटेंस पैटर्न था, वो इनहेरिटेंस पैटर्न पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया था। ओवर द नेक्स्ट 100 ऑफ ईयर साइंटिस्टों ने रिसर्च जारी रखा। आज लगभग 100 साल के बाद द नेचर ऑफ प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटिव, जो जेनेटिक मटेरियल था उसके नेचर को पता करा गया, वाज इन्वेस्टिगेटेड कल्मिनेटिंग इन द रियलाइजेशन दैट, ध्यान से सुनना, जब जेनेटिक मटेरियल को इन्वेस्टिगेट करा गया तो पता किया गया और बाद में बताया गया कि जो डीएनए है, जिसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यही जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एटलीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैं सबकी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म है, यानी मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो डीएनए ही होता है। In class 11 you have learned that nucleic acid are polymer of nucleotides। 11th में जब आप होंगे, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आपको बताया जाता है, याद आ रहा है क्या, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आपको बताया जाता है न्यूक्लिक एसिड के बारे में। और न्यूक्लिक एसिड के बारे में जब आपको बताया जाता है, तो न्यूक्लिक एसिड में आपको बताया जाता है कि न्यूक्लिक एसिड किन किन सब्सटेंस से बना होता है। याद आ रहा है क्या, न्यूक्लिक एसिड किस किस सब्सटेंस से बना होता है। तो न्यूक्लिक एसिड में आता पहले कौन कौन है, तो या तो न्यूक्लिक एसिड में हम डीएनए की बात कर लेंगे, और या तो न्यूक्लिक एसिड में हम आरएनए की बात कर लेंगे। ये दोनों सब्सटेंस क्या कहलाता है, न्यूक्लिक एसिड। अब एक किस किस से बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन बेसिस। एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन बेसिस। ये भी दो टाइप का होता है, एक प्यूरिन होता है तो दूसरा पायरिमिडीन होता है। प्यूरिन भी दो टाइप का होता है, एक एडेनिन होता है, मैं यहां पर करते चलो, ये भी दो टाइप का होता है, एक प्यूरिन होता है और एक पायरिमिडीन होता है। ये जो प्यूरिन है, ये प्यूरिन भी फर्दर दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एडेनिन और दूसरे को हम लोग बोलते हैं गुआनिन। ये जो पायरिमिडीन है ये फर्दर तीन टाइप का होता है, एक होता है साइटोसिन, एक होता है थायमिन और एक होता है यूरासिल। ध्यान रहे, ये यूरासिल जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ
आरएनए में ही प्रेजेंट होता है, डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? ये तो पहला कंपोनेंट हो गया। अब जो सेकंड कंपोनेंट है इसे हम लोग बोलते हैं पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर कहने का मतलब क्या कि जो 5 कार्बन वाले शुगर हैं उसे हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? पेंटोज शुगर। जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर। जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है इसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और जो आरएनए के अंदर प्रेजेंट है इसका नाम है राइबोज शुगर। इसका नाम है राइबोज शुगर। ये बातें हम करेंगे डिटेल में। दे रखे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो मैंने अभी डिस्कस किया कि डीएनए एंड आरएनए ये 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ध्यान रहे ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही है जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। आरएनए दो इट ऑल्सो एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं, कुछ ही ऑर्गेनिज्म में। जैसे कुछ ऐसे वायरसेस हैं, कुछ ऐसे वायरस हैं जिसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। लेकिन ये जो आरएनए है ना, एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर, मात्र थोड़े से ऑर्गेनिज्म के अंदर। लेकिन ये आरएनए ज्यादातर काम क्या करते हैं? तो ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं। मैसेंजर कहने का मतलब क्या? एक ऐसा सब्सटेंस जो मैसेज पहुंचाता हो। जैसे मैसेंजर का मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं। आज के सिनेरियो में तो बड़ा उल्टा हो सकता है, लेकिन अगर पहले के सिनेरियो में देखेंगे तो पोस्ट मास्टर होता था, जो चिट्ठी आता था, है ना, चिट्ठी खत वगैरह आता था और घर घर जाकर पहुंचाता था। जब मोबाइल टेलीफोन का जमाना नहीं था तो डाकिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में। वो आता था, चिट्ठी लेकर आता था, देता था। तो ये डाकिया क्या किया, पोस्ट मास्टर क्या किया, हम किसी दूसरे के मैसेज को किसी तीसरे इंसान को पहुंचाया, यानी मैसेंजर की तरह काम किया। ये आरएनए भी कुछ वैसा ही करता है। आरएनए भी मैसेंजर की तरह काम करता है, यानी किसी दूसरे के मैसेज को किसी तीसरे तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है हम आगे बात करेंगे। दे रखे मोस्टली फंक्शंस एज अ मैसेंजर, आरएनए हैज एडिशनल रोल एज वेल। इट फंक्शंस एज अडैप्टर, a structural and in some cases as a catalytic molecule। ये जो आरएनए है कई जगह पर एडाप्टर आरएनए की तरह काम करता है। एडाप्टर का मतलब क्या? एक तरीके से जोड़ने वाला। कई जगह पर स्ट्रक्चरल आरएनए की बातें करेंगे, एंड कुछ ऐसे भी जगह पर होते हैं जहां पर एक कैटालिटिक रोल प्ले करता है। कैटालिटिक यानी एंजाइम की तरह तोड़ने जोड़ने का काम करता है। In class 11 you have already learned that the structure of nucleotide। 11 में आपको न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बताया गया था। मैं अभी फिर से बताऊंगा न्यूक्लियोटाइड होता कैसा है, न्यूक्लियोटाइड किन सब्सटेंस से मिलकर के बनता है, ये सारी बातें भी करेंगे। एंड द वे दिस मोनोमर यूनिट, ये जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं एक तरीके से सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं न्यूक्लिक एसिड का, है ना, सबसे सिंपलेस्ट यूनिट। और ये जब कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी न्यूक्लियोटाइड का एक यूनिट को हम क्या बोलेंगे? मोनोमर। दूसरा जुड़ा तो क्या बोलेंगे? डाइमर। तीसरा जुड़ा तो क्या बोलेंगे? ट्राइमर। चौथा जुड़ा तो क्या बोलेंगे? टेट्रामर। ऐसे अगर कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ चुके होंगे तो हम क्या बोलेंगे? ये न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है। और जो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड। दे रखा है न्यूक्लियोटाइड्स एंड द वे दीज पॉलीमर यानी न्यूक्लियोटाइड्स की बातें कर रहा है, आर लिंक्ड टू फॉर्म, क्या बनाता है? न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बनाता है। न्यूक्लिक एसिड का पॉलीमर बनाता है। बातें करेंगे बहुत डिटेल में। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर होता है, इट्स रेप्लिकेशन का क्या मैकेनिज्म है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए यानी ट्रांसक्रिप्शन की बातें करेंगे, जेनेटिक कोड की बात करेंगे, दैट डिटरमाइंस द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड का क्या सीक्वेंस है वो जेनेटिक कोड ही बताता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ देयर रेगुलेशन, जो मैंने बोला था रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इस वाले टॉपिक की पॉइंट नंबर 6.8 है ना। द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस
of human genome during last decade has set a new era of genomics। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, से शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं HGP। ध्यान रहे ह्यूमन के अंदर जो जीनोम है, जीनोम का कंप्लीट सीक्वेंसिंग कर लिया गया है, उसके न्यूक्लियोटाइड के अरेंजमेंट के बारे में पता कर लिया गया है, उसके न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बारे में पता कर लिया गया है। और ये दुनिया का अगर ह्यूमन के ऊपर कोई सबसे बड़ा रिसर्च आज के डेट में हुआ है, आज तक के डेट में हुआ है, तो कोई और नहीं बल्कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही हुआ है। In the last section, the essential of human genome sequencing and its consequences will also be discussed। यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यानी आखिरी में हम क्या बात करेंगे, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात करेंगे। क्लियर है? Let us begin our discussion by the first understanding the structure of most interesting molecule in the living system। दुनिया के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, वो है क्या? दैट इज द डीएनए। In subsequent section we will understand that why it is the most abundant genetic material and what its relationship with RNA। मोस्ट abundant क्यों है और इसका डीएनए का आरएनए के साथ रिश्ता क्या है, हम वो पढ़ने चलेंगे। अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताया, इस पेज पर आपको बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड है, मैंने अभी जस्ट बताया था कि जो न्यूक्लिक एसिड आपको दिखाई दे रहा है, इन न्यूक्लिक एसिड में आते कौन है, तो या तो डीएनए और या तो आरएनए। अब जो न्यूक्लिक एसिड है तीन सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है। एक क्या है, एक तो नाइट्रोजन बेसिस है। नाइट्रोजन बेसिस में भी दो सब्सटेंस आता है, एक प्यूरिन और दूसरा पायरिमिडिन। प्यूरिन के अंदर भी दो सब्सटेंस आता है, एडेनिन और गुआनिन, और पायरिमिडिन के अंदर क्या आता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। मैंने जस्ट बताया था कि जो यूरासिल है ये सिर्फ आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, डीएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट नहीं होता है। जो सेकंड सब्सटेंस है इसका नाम मैंने क्या बताया, पेंटोज शुगर। डीएनए के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होता है इसका नाम है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और आरएनए के अंदर जो प्रेजेंट होता है इसका नाम होता है राइबोस शुगर। और जो थर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, तीन सब्सटेंस मैंने बोला था, न्यूक्लिक एसिड के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट नाइट्रोजन बेसिस, सेकंड पेंटोज शुगर, और थर्ड जो कंपोनेंट है इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। इसे हम लोग बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं द डीएनए के बारे में। दे रखा है डीएनए इज a long polymer of deoxyribonucleotides। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या है इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है ना। अब ध्यान रहे, मैं आपको बता देता हूं यहां पर कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं हम इसे भी अपने सिंपलिसिटी के लिए दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होगा न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक होगा जो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। जो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है इसका नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्योंकि राइबोज शुगर में कौन सा शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसलिए इसके न्यूक्लियोटाइड यानी डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है इसका नाम हम लोग सिंपली क्या देते हैं, राइबोन्यूक्लियोटाइड। आप समझ गए होंगे कि राइबोन्यूक्लियोटाइड नाम हम लोग क्यों देते हैं। फिलहाल हमें डीएनए के बारे में बातें करना है, इसलिए हम डीएनए के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं। अब मान कर चलो होता क्या है कि जैसे कोई भी नाइट्रोजन बेस है ना, यहां पर मैं एक रफ आइडिया आपको दे रहा हूं, कोई भी नाइट्रोजन बेस है, कोई भी नाइट्रोजन बेस, कोई भी आप मान के चलना, एक कोई भी नाइट्रोजन बेस है, ठीक है। इस नाइट्रोजन बेस के साथ क्या जुड़ता है, तो कोई एक पेंटोज शुगर, कोई भी एक पेंटोज शुगर। अगर डीएनए की बात कर रहे हैं तो कौन सा शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा, ठीक है। हम डीएनए के बारे में बातें कर रहे हैं, ध्यान रहे। यानी नाइट्रोजन बेस के साथ क्या जुड़ा, पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के साथ आगे क्या जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप। ध्यान से सुनना, जब तक ये दोनों एक साथ जुड़ते हैं,
यानी नाइट्रोजन बेस और पेंटोज सुगर जुड़ा तब इसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइड, तब इसका नाम होता है न्यूक्लियोसाइड। और जब ये तीनों आपस में जुड़ चुके होते हैं, यानी न्यूक्लियोसाइड में प्लस अगर फॉस्फेट जुड़ चुका है, या फिर हम बोलेंगे नाइट्रोजन बेस, पेंटोज सुगर और फॉस्फेट तीनों आपस में जुड़ चुका होता है, तब हम वर्ड क्या देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तब वर्ड क्या देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। यहां से आपको एक बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या डिफरेंस है, जबकि हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, जो न्यूक्लिक एसिड है, जो डीएनए है, डीएनए का जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है, डीएनए का जो मोनोमर है, मोनोमर का नाम क्या होता है, मोनोमर का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड है। यानी न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, तो मोनोमर हो गया, ये सबसे सिंपलेस्ट यूनिट हो गया। ये क्या हो गया, तो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट हो गया। क्लियर है। अब इन एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, और ये आगे चलकर क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। क्लियर है। यानी डीएनए का एक चेन, एक पॉलीमर, ऐसे एक दूसरा चेन, दूसरा पॉलीमर, और दोनों जो पॉलीमर होते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कब हम ऑपोजिट बोलेंगे, कब हम कॉम्प्लीमेंट्री बोलेंगे, ये बात अभी समझाएंगे। फिलहाल आई थिंक आपको न्यूक्लियोटाइड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि जब नाइट्रोजन बेस, कोई भी नाइट्रोजन बेस आप ले लो, चाहे एडेनिन ले लो, ग्वानिन ले लो, साइटोसिन ले लो, थाइमिन ले लो, है नाइट्रोजन बेस जब पेंटोज सुगर के साथ जुड़ता है, पेंटोज सुगर कौन सा होगा, तो डीऑक्सीराइबोज सुगर होगा। जब पेंटोज सुगर के साथ जुड़ जाएगा तब एक स्ट्रक्चर बना, नाम हमने क्या दिया, न्यूक्लियोसाइड। जब पेंटोज सुगर के साथ फॉस्फेट भी जुड़ गया, या फिर कुछ ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट भी जुड़ गया तब क्या मिला, न्यूक्लियोटाइड। यानी ये तीनों स्ट्रक्चर जब जुड़ चुका होता है तब इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम क्या दे रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। दे रखा है डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है। ये न्यूक्लियोटाइड, इसी न्यूक्लियोटाइड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये न्यूक्लियोटाइड कैसा है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, ए वाला। The length of DNA is usually defined as a number of nucleotides. एक डीएनए के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग डीएनए का लेंथ डिटरमाइन होता है। जैसे दे रखा है, और अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिफर टू एज अ बेस पेयर। अगर पेयर में प्रेजेंट होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, बेस पेयर। This also is the characteristic feature of an organism. For example, a bacteriophage known as phage 174 has, इस बैक्टीरियोफेज जो एक तरीके से वायरस भी है, इसके पास कितने न्यूक्लियोटाइड है, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास कितने हैं, 48502 बेस पेयर है। ई कोलाई के पास कितना है, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है। जबकि जो ह्यूमन है, ह्यूमन डीएनए का जो हैप्लॉइड कंटेंट है, ह्यूमन डीएनए में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। हैप्लॉइड कहने का मतलब कितने क्रोमोसोम की बातें कर रहा है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम की बातें कर रहा है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम की बातें कर रहा है। यानी जो 23 क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन डीएनए के अंदर बेस पेयर की बात करें तो कितना है, 3.3 × 10⁹। ये तो एक सेट की बातें कर रहा है, एक जीनोम की बातें कर रहा है। अगर दोनों की बात करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है ना। ये मान के चलो डीएनए है डबल स्ट्रैंड, सिर्फ एक स्ट्रैंड में इतना नाइट्रोजन बेसिस है। सॉरी मैं गलत बोल रहा था। एक्चुअली जो हमारा एक नॉर्मल सेल है, एक नॉर्मल सेल में डिप्लॉयड कंटेंट होता है, और डिप्लॉयड कंटेंट में जो एक एन है, इस सिर्फ एक एन के अंदर, एक एन ऐसा है, एक एन ऐसा है ना। इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे, इसके पास भी 23 क्रोमोसोम होंगे। ये जो 23 क्रोमोसोम है, इस 23 क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, इस डीएनए के अंदर जितना न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है उसका डाटा कितना है, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। यानी
इतना एक हैप्लॉइड सेट में तो इतना इसमें भी तो होगा, यानी डबल हो जाएगा ना भाई। अगर पूरे के पूरे एक सेल की बात करें, 46 क्रोमोसोम वाले सेल की बात करें तो कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10 पावर 9 बेस पेयर। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर। अ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। मैंने क्या बोला था? न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर है। अगर ऐसे कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? पॉलीमर। और इसी पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मोनोमर को बोले न्यूक्लियोटाइड, तो पॉलीमर को क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर को क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और अब हम इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में जानना शुरू करते हैं। लैंग्वेज देखते हैं। दे रखा है, let us recapitulate the chemical structure of a polynucleotide chain. A nucleotide has 3 components, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। क्या क्या? A nitrogenous base, a pentose sugar, ribose in the case of RNA and deoxyribose in the case of DNA, and a phosphate group। यही 3 स्ट्रक्चर तो होता है। क्या क्या? एक नाइट्रोजन बेस होगा, पेंटोज सुगर होगा और फॉस्फेट ग्रुप होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। जो नाइट्रोजन बेसिस है वो भी 2 टाइप का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्यूरिन। प्यूरिन के अंदर क्या क्या आता है? तो एडेनिन एंड गुआनिन। एंड दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं? पायरिमिडीन। पायरिमिडीन के अंदर क्या क्या आता है? साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए, यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। ध्यान रखना है, थायमिन सिर्फ डीएनए में प्रेजेंट है, यूरासिल सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट है, जबकि साइटोसिन दोनों में कॉमन है। डीएनए में भी प्रेजेंट हो सकता है और आरएनए में भी प्रेजेंट हो सकता है। यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। अ नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द फर्स्ट कार्बन पेंटोज सुगर थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड। ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो जो समझा रहा हूं मैं। क्या बना रहा है? सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो नाइट्रोजन बेस था, जस्ट मैंने आपको समझा दिया था कि जो नाइट्रोजन बेस है, इस नाइट्रोजन बेस के साथ क्या जुड़ा? पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर में कितने कार्बन होंगे? टोटल 5। लेकिन इसका जो पहला कार्बन होगा ना, पहला कार्बन और नाइट्रोजन बेस आपस में बॉन्ड बनाएगा। बॉन्ड कौन सा होता है? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यहां पर जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड का नाम होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाता है और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनने के बाद जिस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड। फिर से लैंग्वेज देखते हैं। दे रखा है, अ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजन बेस आपको दिखाई दिया, इज linked to hydroxyl group of the first carbon pentose sugar। यानी ये जो पेंटोज सुगर है, इसके पहले कार्बन के पास जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसके साथ लिंकेज बनाया, उसके साथ बॉन्ड बनाया। बॉन्ड का नाम क्या? तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड टू फॉर्म अ न्यूक्लियोसाइड, जिसके कारण हमें क्या मिला? न्यूक्लियोसाइड मिला। सच एज एडेनोसाइन। जैसे अगर नाइट्रोजन बेस में एडेनिन होगा तब इस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा? एडेनोसाइन। अगर गुआनिन होगा तो गुआनोसाइन, है ना? देयर सच एज एडेनोसाइन और डीऑक्सी एडेनोसाइन, गुआनोसाइन और डीऑक्सी गुआनोसाइन, साइटिडीन और डीऑक्सीसाइटिडीन, यूरिडीन और डीऑक्सीथाइमिडीन एटसेट्रा। व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप, ध्यान से सुनना, इज लिंक्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द 5th कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड। यानी ये जो न्यूक्लियोसाइड बना, न्यूक्लियोसाइड में जो पेंटोज सुगर है, पेंटोज सुगर के जो 5th कार्बन है, पेंटोज सुगर का जो 5th कार्बन है, जस्ट अ सेकंड, पेंटोज सुगर का जो 5th कार्बन है, 5th कार्बन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा? फॉस्फेट ग्रुप। और इस बॉन्ड का नाम होगा, इस बॉन्ड का नाम होगा फॉस्फो ईस्टर लिंकेज या फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड बना किसके किसके बीच में? पेंटोज सुगर के 5th कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप में। इस बॉन्ड का नाम क्या पड़ा? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड या फॉस्फोएस्टर लिंकेज। अभी जो स्ट्रक्चर नया बना, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। लैंग्वेज दे रखा है,
व्हेन अ फॉस्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ 5 प्राइम कार्बन ऑफ अ न्यूक्लियोसाइड थ्रू फॉस्फोएस्टर लिंकेज, अ कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड। न्यूक्लियोटाइड बन गया। क्लियर है? अब नोटिस करने वाली बात क्या है? नोटिस करने वाली बात क्या है कि दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में भी जुड़े होते हैं विद 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। अब ये 3 प्राइम 5 प्राइम का क्या कॉन्सेप्ट है, फॉस्फोडाइस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं। बस फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, एक मोनोमर दूसरा मोनोमर, तो दोनों मिलकर क्या बनेगा, डाइमर। और जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तब इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। जब 3 जुड़ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। जब 4 जुड़ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड। लैंग्वेज देखते हैं, दे रखा है 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 प्राइम टू 5 प्राइम phosphodiester linkage to form a dinucleotide. Now, more nucleotides can be joined in such a manner to form a polynucleotide chain. यानी इसी तरीके से कई सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते जाएंगे और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे आप देखो यार, आपको ये नाइट्रोजन बेस दिखाई दे रहा है, ये पेंटोज शुगर दिखाई दे रहा है, इसके साथ क्या जुड़ गया, फॉस्फेट ग्रुप। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। ये आपको दिखाई दिया नाइट्रोजन बेस, ये पेंटोज शुगर और ये फॉस्फेट, एक दूसरा नाइट्रोजन बेस है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, फिर से तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, फिर से चौथा न्यूक्लियोटाइड एंड सो ऑन। ऐसे अगर कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाएंगे तब इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। जब सिर्फ ये दोनों रहता तो क्या बोलते, ये डाई न्यूक्लियोटाइड है, तब क्या बोलते, ये डाई न्यूक्लियोटाइड है। अब ऐसे बहुत सारे हो चुके हैं तब क्या बोलेंगे, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्लियर है? अब इस स्ट्रक्चर में एक चीज आप नोटिस करो, जो बहुत खूबसूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप इसे जानोगे तो खुद ही आपको मजा आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं, अब ध्यान से देखो, एक नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, पेंटोज शुगर है, एक पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, चौथा कार्बन और यहां पर ये 5वां कार्बन है। ये जो नाइट्रोजन बेस है पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, देख पा रहे हैं आप। और अभी थोड़ी देर पहले इस बॉन्ड का हमने नाम दिया था क्या, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्लियर है? और ये जो पेंटोज शुगर है इसके 5वें कार्बन के साथ, देखो ध्यान से, 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट आपस में बॉन्ड बनाया। अभी थोड़ी देर पहले इस बॉन्ड का नाम हमने क्या दिया था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब देखो, अब दूसरा नाइट्रोजन बेस है, इसके फर्स्ट कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, लेकिन नोटिस करो आप, सिर्फ यहां तक का स्ट्रक्चर को आप देखना, ये वाला स्ट्रक्चर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। नोटिस करो कि ये वाला जो पेंटोज शुगर है इस वाले फॉस्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब 2 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट ए हो गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, एक फॉस्फेट यह हो गया और एक फॉस्फेट यह हो गया। ये दोनों फॉस्फेट अगर नोटिस करो तो एक ही पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा हुआ है, इसी के साथ जुड़ा है, ए भी और ए भी। तो जब एक ही पेंटोज शुगर के साथ 2 फॉस्फेट आपस में जुड़ता है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉस्फो। कितने फॉस्फेट, 2 डाई एस्टर बॉन्ड। यही चीज यहां पर लिखा है, 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। यानी जो पेंटोज शुगर है, एक तो इसके 3rd कार्बन के साथ और एक इसके 5th कार्बन के साथ। देखो यार,
ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। एक तो इसके साथ थर्ड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और एक इसके साथ फिफ्थ कार्बन के साथ। फिर से ऐसे नोटिस करोगे, एक इसके साथ फिफ्थ कार्बन के साथ और एक इसके आगे थर्ड कार्बन के साथ। इसी लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं? 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज यानी दो न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ता है तो जुड़ने के लिए जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है उस बॉन्ड का नाम क्या? 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तब भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? यही 3 प्राइम 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर है बात? दे रखा है a chain of a polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5 prime end of the sugar। थोड़ा सा मैं डायग्राम क्लीन करता हूं तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो यार, अब देख सकते हो बहुत क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब ये चेन बना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना, इसका दो फ्री एंड को देखो, दो फ्री एंड को देखो। इधर क्या है? 5 प्राइम दिखाई दे रहा है, 5 प्राइम फॉस्फेट। इधर क्या है? 3 प्राइम फॉस्फेट। यानी जब एक डीएनए का स्ट्रैंड बनता है तो एक एंड पर हमेशा इसका 5 प्राइम फ्री रहेगा और दूसरे एंड पर इसका 3 प्राइम फ्री रहेगा। इसी लाइन लिखा है, thus a polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5 प्राइम दिखाई दे रहा है, end of the sugar which is referred to as the 5 prime end of the polynucleotide chain, जिससे हम लोग क्या बोलेंगे? ये polynucleotide chain का 5 prime end है। Similarly at the other end of the polymer the sugar has a free hydroxyl group of the 3 prime। ये वाला स्ट्रक्चर, इस एंड को हम लोग क्या बोलेंगे? 3 prime end। दे रखा है group which is referred to as 3 prime end of the polynucleotide chain। The backbone of a polynucleotide chain is formed due to sugar and फॉस्फेट। ध्यान रखना है, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना, इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का जो बैकबोन है, इसका मेन स्ट्रक्चर है, इसका जो रीढ़ का हड्डी है, वो किसके थ्रू बन रहा है? तो हमें ध्यान रखना है सुगर और फॉस्फेट के कारण बन रहा है। द बैकबोन, फिर से लाइन बहुत कीमती है, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड due to sugar and phosphate. The nitrogenous bases linked to sugar moiety project from the backbone। बैकबोन से अंदर की तरफ निकला रहता है। ये स्ट्रक्चर डीएनए का होता है। जबकि जब हम आरएनए की बातें करेंगे, इन आरएनए every nucleotide residue has an additional hydroxyl group present at the 2 prime position in the ribose। जैसे मैं बोलूं डीऑक्सी और राइबोज शुगर का डिफरेंस में बात करूं, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर और ये राइबोज शुगर। इधर अगर दोनों के मैं डिफरेंस पर जाऊं तो सिर्फ एक डिफरेंस होता है, आपको दिखाई देगा ये 5 कार्बन का बना हुआ, ये भी आपको दिखाई देगा 5 कार्बन का बना हुआ। ये पहला पोजीशन है, यहाँ पर पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और यहाँ पर एक साइड चेन होता है जिसे बोलते हैं 5वां कार्बन। सेम यही चीज, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और यहाँ पर एक साइड चेन होता है जिसे बोलते हैं 5वां कार्बन। ठीक है। अब जो राइबोज शुगर है, यहाँ पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, H एंड OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये जो डीऑक्सीराइबोज है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल की जगह पर H हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट रहता है। नाम ही क्या है? ध्यान से देखो, राइबोज के आगे क्या लिखे? डीऑक्सी। डी का मतलब एब्सेंट, ऑक्सी यानी ऑक्सीजन। डी का मतलब एब्सेंट और ऑक्सी यानी ऑक्सीजन।
यानी जो राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर में ऑक्सीजन एब्सेंट है। यहां देखो सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट था, जबकि यहां पर क्या है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ऑक्सीजन नहीं है। वही चीज लिखा हुआ है। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकेंड पोजीशन इन द राइबोज। दिखाई दे रहा होगा, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरासिल इज फाउंड इन द प्लेस ऑफ थायमिन। ये बात मैं पहले ही बता दिया था कि आरएनए के अंदर यूरासिल प्रेजेंट होता है, थायमिन प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर है? और दैट इज वाई थायमिन को हम एक नाम और देते हैं 5 मिथाइल यूरासिल। यूरासिल का जो स्ट्रक्चर है उसके 5th पोजीशन पर जब मिथाइल ग्रुप लग जाता है वही क्या होता है, थायमिन। डीएनए एसिडिक होता है, नाम से ही क्लियर है बहुत आराम से, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA as an acidic substance, DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Friedrich Misser in 1869। ध्यान रखना है कि डीएनए जो एक तरीके के एसिडिक सब्सटेंस है उसको पहली बार न्यूक्लियस के अंदर से आइडेंटिफाई करा गया था, किनके द्वारा, तो फ्रेडरिक मिस्चर के द्वारा इन 1869। ही नेम्ड इट एज न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मिस्चर साहब उसका नाम क्या दिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर था तो बोले न्यूक्लिन है। However, due to the technical limitation in isolating such a long polymer extract, the elucidation of DNA structure remained elusive for very long period of time। चूंकि डीएनए का स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स था तो उस डीएनए के स्ट्रक्चर को बहुत समय तक न अच्छे से पढ़ा गया न अच्छे से जाना गया। दैट इज वाई एक तरीके से मिथ्या था, है ना, इल्यूजन था। इट वॉज ओनली इन 1953, यहां से कहानी स्टार्ट होता है। 1953 दैट जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, जिसे कॉमनली हम लोग क्या बोलते हैं, वाटसन एंड क्रिक, एक टेक्निक को इस्तेमाल किया जिस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। इस टेक्निक को बनाया किसने था, तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। यानी जो विल्किंस और फ्रैंकलिन का बनाया हुआ टेक्निक था, नाम क्या, एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। उस टेक्निक को इस्तेमाल किसने किया, वाटसन एंड क्रिक ने। और वाटसन एंड क्रिक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को इस्तेमाल करके डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताया और दुनिया के सामने प्रेजेंट किया कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। वही लाइन लिखा हुआ है, proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA। अब यहां से 2-3 तरीके का क्वेश्चन आता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को बताने वाले एक्चुअल में साइंटिस्ट कौन थे, तो वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक किस टेक्निक का इस्तेमाल किए, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक। एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक किसने बनाया था, तो विल्किंस एंड फ्रैंकलिन ने। क्लियर है क्या? और जब डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दुनिया के सामने रखा गया तो ये हजारों करोड़ों लाखों रिसर्च में से एक सबसे यूनिक, सबसे मोहर लगाने वाला रिसर्च था, सबसे दावेदार रिसर्च था, सबसे बढ़िया रिसर्च था। दे रखा है वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यानी ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर मिला, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में सबसे खूबसूरत चीज क्या मिला कि जो दो डीएनए का जो 2 स्ट्रैंड है, ये दोनों का जो न्यूक्लियोटाइड है आपस में पेयर करके रखता है। सबसे यूनिक चीज था। दे रखा है वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। However, this proposition was also based on the observation of Erwin Chargaff। एक साइंटिस्ट उस वक्त बहुत बड़े हुआ करते थे, चैरगफ साहब, एरविन चार्ग, दैट फॉर अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इन्होंने क्या बताया कि जब डीएनए डबल स्टैंडर्ड होगा, डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड होगा, उस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए का जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर द रेशियो बिटवीन एडेनिन प्लस थायमिन इज इक्वल टू ग्वानिन प्लस साइटोसिन। और अगर इनके रेशियो को हम देखें तो ऐसा बोल सकते हैं क्या, एडेनिन प्लस थायमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कहने का मतलब क्या, कांस्टेंट, ये वेरी नहीं करता है। दे रखा है वही।
द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल टू 1। क्लियर है? ये ध्यान रखना है। इस रूल को हम लोग कई बार चैरगफ रूल भी बोलते हैं। इस रूल को हम लोग कई बार चैरगफ रूल भी बोलते हैं। चैरगफ्स रूल भी बोलते हैं। चैरगफ रूल क्या बोलता है? एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन गुआनिन प्लस साइटोसिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड दैट इज द कांस्टेंट वैल्यू। ये कभी भी चेंज नहीं होता है। देख रखा है द बेस पेयरिंग कॉन्फर्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री कहने का मतलब क्या? एक डीएनए ऐसा है, दूसरा डीएनए, एक डीएनए का चेन ऐसा है, दूसरा डीएनए का चेन ऐसा है, ये दोनों एक ही डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए के चेन में अगर यहां पर एडेनिन होगा तो इसके सामने हमेशा क्या होगा? थाइमिन होगा, और ये दोनों 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। अगर इस वाले चेन में गुआनिन होगा तो इस वाले चेन में हमेशा साइटोसिन होगा इसके सामने, और ये दोनों आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। अगर यहां पर थाइमिन होगा तो यहां पर हमेशा एडेनिन होगा, और ये दोनों डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होंगे। अगर इसके अंदर साइटोसिन होगा तो इसके अंदर हमेशा गुआनिन होगा, और ये दोनों ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में जुड़े होंगे। इसका मतलब क्या? इसी के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये दोनों जो स्ट्रैंड हैं, ये दोनों जो चेन हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, पूरक। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ पेयरिंग करेगा, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ पेयरिंग करेगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा, और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ ही पेयरिंग करेगा। अगर कुछ भी इसके अंदर गड़बड़ी होता है तो समझो गड़बड़ी है, अन्यथा नॉर्मल कंडीशन कुछ ऐसा ही होता है। अब जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं ना, एक स्ट्रैंड का अगर 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला एंड है तो दूसरे में अपोजिट होगा, इधर 3 प्राइम होगा और इधर 5 प्राइम होगा। यानी कॉम्प्लीमेंट्री के साथ साथ दोनों एंड एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। आगे लैंग्वेज पढ़ते हैं। दे रखा है they are said to be complementary to each other and therefore if the sequence of bases in one strand is known, अगर किसी एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे यहां पर A होगा तो दूसरे में हमें हमेशा पता होगा कि T ही होगा। यहां पर अगर G होगा तो इसमें C होगा, इसमें T होगा तो इसमें A होगा, इसमें C होगा तो इसमें G होगा। Is known, then the sequence in another strand can be predicted. Also, if each strand from a DNA act as a template for synthesis of a new strand, the two double-stranded DNA thus produced will be identical to the parental DNA molecule. यानी एक DNA से जब नया DNA बनाया जाएगा तो DNA 100% सेम होगा। Because of this, the genetic implication of the structure of DNA become very clear. इसके साथ ही जो DNA का जेनेटिक कंपोनेंट था, जेनेटिक स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल क्लियर होता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। अब जो हम बातें करते हैं कि डीएनए का साइलेंट फीचर्स क्या क्या है, हम जो बात करने जा रहे हैं वो साइलेंट फीचर्स ऑफ डीएनए। क्लियर है? क्या क्या है साइलेंट फीचर? थोड़ा देखते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। वेयर द बैकबोन किससे बना हुआ था? सुगर और फॉस्फेट से बना हुआ था। दे रखा है सुगर और फॉस्फेट से बना हुआ। एंड द बेसिस, जो नाइट्रोजन बेसिस है, वो अंदर की तरफ इनसाइड प्रोजेक्टेड था। सेकेंड पॉइंट, द 2 चेन हैव एंटी पैरेलल, जो भी जस्ट मैंने बताया ऑपोजिट। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम होगा तो दूसरा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगा। Anti-parallel polarity, it means if one strand chain has the polarity 5 prime to 3 prime, then the other has 3 prime to 5 prime. The bases in 2 strand are paired through hydrogen bond. अभी जस्ट मैं बताया एडेनिन और थाइमिन कितने बॉन्ड के थ्रू? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। थाइमिन और एडेनिन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन और गुआनिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है क्या? The bases in 2 strand are paired through hydrogen bond forming base pair. Adenine forms 2 hydrogen bond with thymine from opposite strand and vice versa. Similarly, guanine is bonded with cytosine with 3 hydrogen bond. As a result, always a purine comes opposite to pyrimidine. ध्यान रखना है कि हमेशा प्यूरिन के अपोजिट कौन आएगा? पायरिमिडीन ही आता है। और जस्ट इसको उल्टा भी बोल सकते हैं। This generate approximately uniform distance between the 2 strand of the helix. इसके कारण क्या होगा कि 2 नाइट्रोजन बेस पेयर, जैसे पहला बेस पेयर है,
यहां पर आप देखो, ये फर्स्ट बेस पेयर है, ये सेकेंड बेस पेयर है, ये थर्ड बेस पेयर है, ये फोर्थ बेस पेयर है। इसके कारण दो के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना हमेशा कांस्टेंट रहता है, यानी ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होगा। जितना इन दोनों के बीच में होगा उतना ही इन दोनों के बीच में होगा, उतना ही इन दोनों के बीच में होगा, यानी दो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा यूनिफॉर्म रहता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, द टू चेन आर क्वाइल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन, कुछ इस तरीके से क्वाइल्ड रहता है ना, क्लॉकवाइज। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच, यही बता रहा हूं मैं, इन ईच टर्न। अब ध्यान से देखना, पिच ऑफ द हेलिक्स कहने का लिटरल मतलब क्या, एक हेलिक्स टर्न की बातें कर रहे हैं। जैसे मान के चलो यहां से हम हेलिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो कहां तक होगा, यहां तक। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो कितना दे रखा है, 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर, और इसे बोलते हैं वन हेलिक्स लेंथ। फिर से लैंग्वेज में देख लेते हैं, दे रखा है द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, यानी जो इसके लिए लिखा हुआ हम लिख सकते हैं डीएनए हेलिक्स लेंथ, डीएनए हेलिक्स लेंथ कितना है, 3.4 नैनोमीटर, एंड देयरफॉर अ रफली ऑफ 10 बेस पेयर इन ईच हेलिक्स टर्न। अब ये जो एक हेलिक्स टर्न है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 पेयर होंगे, और 10 पेयर में डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल। तो अगर इसे डिवाइड बाई 10 कर दें तो दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 0.34 नैनोमीटर। यही चीज तो यहां दे रखा है। Consequently, the distance between a base pair in a helix is approximately 0.34 nanometer. The plane of one base pair stacks over the other in a double helix. This, in addition to hydrogen bond, confers stability of the helix structure. ये हाइड्रोजन बॉन्ड ही है जो इसका स्ट्रक्चर को मेंटेन किए हुए हैं। नीचे दे रखा है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पैरामिडिन, कैन यू फाइंड आउट व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इन द, ये ऑलमोस्ट अभी जस्ट आंसर दिया था, क्योंकि जस्ट प्यूरिन हमेशा किसके साथ बेस पेयरिंग करता है, पैरामिडिन के साथ, और पैरामिडिन किसके साथ करता है, प्यूरिन के साथ। इसके कारण जो डिस्टेंस है दो बेस पेयर के बीच में वो हमेशा यूनिफॉर्म रह जाता है। The proposition of a double helix structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication become revolutionary very soon. Francis Crick proposed the central dogma, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology, which states that the genetic information flows from DNA से RNA, RNA to protein. यानी डीएनए से डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और ये पूरा मैकेनिज्म एक दूसरे को कंट्रोल करता है। और ध्यान रहे इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, सेंट्रल डॉगमा, है ना। इन सम वायरस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स कहने का मतलब क्या, कुछ वायरस ऐसे हैं जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है। जैसे आजकल सुन रहे होंगे आप लोग, जब कोरोना वायरस पूरे दुनिया के अंदर फैला तो जिस कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए, कि पता करने के लिए कि वाकई कोरोना हो गया है, मेरे बॉडी के अंदर कोरोना वायरस इंटर कर गया है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, एक बड़ा फेमस टेस्ट हुआ, जिस टेस्ट का नाम आप लोग सब सुनते होंगे, आरटी-पीसीआर के नाम से सुन रहे होंगे ना। ये आरटी क्या है, पीसीआर तो एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ डीएनए एम्पलीफाई करते हैं। एक डीएनए से हम इसको एम्पलीफाई करके मिलियंस ऑफ डीएनए बना लेते हैं, एम्पलीफाई करके मिलियंस ऑफ डीएनए बना लेते हैं। लेकिन ये आरटी क्या है, तो आरटी स्टैंड फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा था, तो डीएनए से आरएनए बना रहे थे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होगा, आरएनए से हम डीएनए बनाएंगे, आरएनए से डीएनए बनाएंगे। फंडा क्लियर है क्या। और जब आरएनए से हम डीएनए बनाने लगते हैं, जब आरएनए से डीएनए बनाने लगते हैं तो इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है,
रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसके लिए एक जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दे रखा है। इन सम वायरसेस द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दिस इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। क्लियर है?